भूल ही गए रिकॉर्ड करना। इस सवाल को अगर आप दोबारा एफबीडी पूछ रहे हैं तो देख लीजिए, हम दोबारा बता दे रहे हैं रागनी। ये पूरा एक रॉड है, एक रॉड का पूरा लेंथ 30 सेंटीमीटर है, पूरा मास 3 केजी है। इस रॉड को एक साइड 32 न्यूटन, एक साइड 20 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है। तो सवाल ये है कि इस रॉड का 10 सेंटीमीटर वाला हिस्सा 20 सेंटीमीटर वाले हिस्से पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये अलग अलग बनाते हैं। M1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, वेट, नॉर्मल, उधर टेंशन। असल में हम आपको समझा रहे थे कि ये वाला हिस्सा ऐसे जैसे जुड़ा हुआ, तो ये वाला हिस्सा चाहता है इसको इधर पुल करना, ये हिस्सा चाहता है इधर पुल करना। उसी तरह से 10 सेंटीमीटर वाला हिस्सा इधर फोर्स महसूस कर रहा होगा और 20 सेंटीमीटर वाला इधर फोर्स महसूस कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला बॉडी इधर रिएक्शन फोर्स महसूस करेगा, ये वाला उधर। बॉडी एक ही है, बॉडी टूटा नहीं है, एफबीडी में तोड़ के समझा रहे हैं। तो इसलिए इस वाले में ये वाला इधर खिंचवाना चाहेगा, ये वाला इधर मोशन में आना चाहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल बॉडी उधर ही जाएगा, 32 न्यूटन है 20 न्यूटन है, तो ओवरऑल बॉडी का एक्सीलरेशन ए है, यानी ये भी ए से इधर जा रहा होगा, ये भी ए से इधर ही जा रहा होगा। तो इस वाले पे नेट फोर्स क्या लगेगा, नेट फोर्स लगेगा T1 माइनस आर। नेट फोर्स T1 माइनस आर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो इधर वाले को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, पॉजिटिव मानते हुए T1 माइनस आर इज इक्वल टू M1 है आर, और इस वाले में आर इधर T2 इधर जा रहा है ए, तो इस बार आर को पॉजिटिव, तो नेट फोर्स आर माइनस T2, आर माइनस T2 इक्वल टू M2 है। बाकी इक्वेशन सोल्व कर दिए हैं, आप देख सकते हैं, दोनों को जोड़े, ए निकल गया, एक वैल्यू पुट कर दिए हैं। ठीक है, अब हेडिंग लिखिएगा मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसका हम फोटो भेज देते हैं वैसे। नजदीक से फोटो लोग चमकता है, दूर से लेके भेजना पड़ता है मोबाइल में। तो चमक ही रहा है। हाँ, टॉपिक का नाम है मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। कोई भी डाउट हो हाथ रेज करें, व्हाट्सएप पे भेजे या यहाँ भी बोल सकते हैं आप। आज चूंकि न्यूमेरिकल क्लास हो रहा है, थ्योरी तो आपको यहाँ दिख नहीं रहा है। अब पहला चीज आपका थ्योरी के रूप में दिखने आ रहा है, जिसका नाम है मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। 27, हाँ हाँ बचा हुआ है अभी सवाल, हम समझ रहे हैं, सब बनाएंगे हम लोग, ध्यान देना। हम इसलिए तो बोले कि लोग बनाएंगे आराम से, लेकिन एक दिन में कुछ थ्योरी हो और कोई बच्चा यहाँ पे मात्र 7-8 बच्चों ने भेजा, कोई बनाया ही नहीं, तो इसलिए हम रोक दिए। 27 में थोड़ा ये लगेगा, और आधा बच्चा को यही भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम रोक दिए। मोहंती बताएंगे उसको भी, चिंता नहीं करना है। पहले थोड़ा सा और डेवलप होने देना है हम लोग को, फिर सब कुछ सब तरह का सवाल करेंगे हम लोग। मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन की बात करने जा रहे हैं, इसको रब करने जाते हैं हम लोग। एक नोट लिखिएगा, NOT नोट। इन अ फ्री बॉडी डायग्राम, in a free body diagram FBD, all the forces in a free body diagram, all the forces should be either in the direction of motion. In a free body diagram, all the forces should be either in the direction of motion. All the forces should be either in the direction of motion or perpendicular to it, or perpendicular to it, full stop. If it is not so, SO, if it is not so, अगर ऐसा नहीं है, if it is not so, then resolve that force. If it is not so, then resolve that force. Resolve that force, RESOLVE, resolve that force। क्या मतलब हुआ इसका, आखिर हमने कहा क्या वो समझिए। मान लीजिए कि एक बॉक्स है
जिसको कोई लड़का इधर खींचना आ रहा है, एक रस्सी से इधर खींच रहा है, तो इस बॉक्स पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? पहला फोर्स इसका वेट लगेगा, दूसरा फोर्स इसका नॉर्मल फोर्स लगेगा, तीसरा तो ये खुद लगा रहा है। इसका मोशन का लाइन ये है, इधर जा रहा है, मोशन का लाइन ये होता है अलोंग दी मोशन, मतलब ये पूरा लाइन मोशन का लाइन होगा, इधर भी ये पूरा मोशन का लाइन हो गया। जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि सारा का सारा जितना भी फोर्स हम बॉडी पे लगने वाला दिखा रहे हैं, ऑल द फोर्सेस शुड बी एक्टिंग ऑन द बॉडी, बताए थे ना। जितने भी फोर्स जो कि बॉडी पे लग रहे हैं, सारे फोर्स या तो मोशन के डायरेक्शन में होने चाहिए या तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सारे फोर्स या तो मोशन के डायरेक्शन में होने चाहिए या तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे एफ मोशन के डायरेक्शन में है, हो सकता है कोई इधर से एक और लड़का है जो खींच रहा हो एफ डैश से, तो ये दोनों ही फोर्स सही है, मोशन के ही लाइन में कहलाएगा दोनों, या तो उसके परपेंडिकुलर, ये देखो ये परपेंडिकुलर है। अगर कभी ऐसा हो गया कि कोई फोर्स है जो ना तो मोशन के डायरेक्शन में ना तो परपेंडिकुलर है, जैसे कोई आदमी जंजीर ले आया और अब यहाँ पे जंजीर लगा के ऐसे फोर्स लगा खींच रहा है, बोला कि हम कुछ एंगल पे खींच रहे हैं, 60 डिग्री के एंगल पे, कितने डिग्री के एंगल पे? 60 डिग्री के एंगल पे। ऐसे फोर्स नहीं लगाया वो, भारी बक्सा है उधर खींच रहा है ऐसे, तो बसता ये बसता है तो घसीटता हुआ ऐसे जा रहा है सीधे, मोशन इधर ही हो रहा है लेकिन वो खींच ऐसे रहा है। तो ये फोर्स ना तो मोशन के लाइन में है ना तो उसके परपेंडिकुलर है, ये फोर्स ना तो मोशन के लाइन में है ना तो उसके परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा होता है तो वो जो फोर्स है उसको हम रिजोल्व कर देंगे, इस तरह से रिजोल्व करें कि या तो वो मोशन के लाइन में है या तो उसके परपेंडिकुलर। आपको वेक्टर में रिजोल्व करना सिखाए हैं, जो नहीं सीखे वो याद कर लेंगे। कभी भी अगर यहाँ 10 लिखा हुआ है और ये वाला एंगल मान लो 30 डिग्री है, तो जिधर एंगल लिखा हुआ है उधर कॉस लगा दो, 10 cos 30। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में था, ये डायरेक्ट हम बता रहे हैं, और ठीक परपेंडिकुलर ताकि ये बीच में आ जाए, 10 sin 30। यही होता है रिजोल्व होना, जिधर एंगल होता है उधर कॉस लगाना, जिधर उसके परपेंडिकुलर। अभी आप वेक्टर डिटेल में सीखे, लेकिन शॉर्टकट में से समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे फोर्स एफ है, एंगल 60 है, जिधर एंगल है उधर कॉस लगाना है, यानी इधर क्या टूट जाएगा? एफ cos 60, और इधर क्या टूट जाएगा? एफ sin 60। तो हम रिजोल्व वहां करते हैं जहां फोर्स ना तो मोशन के डायरेक्शन में हो ना तो उसके परपेंडिकुलर। अब यही फोर्स टूट के ये दोनों बदल गया, तो उसको भूल जाना है, अब इस फोर्स को भूल जाना है, अब ये खत्म, इसके बदले अब ये दोनों आ गया, एक मोशन के डायरेक्शन में भी आ गया, एक परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन कोई इधर उधर तो नहीं हुआ, या तो मोशन के डायरेक्शन में हो या तो परपेंडिकुलर। जैसे हम है एक बॉडी, हमको काट के आप वहां रख दिए, तो यहाँ पे हम थोड़ी अवेलेबल होंगे, तो हम दो हिस्सों में वो हो गया, तुम गायब हो गए। तो जब इस फोर्स को आप दो हिस्सों में तोड़ दिए तो ये फोर्स अब नहीं रहा, अब ये दो हो गया। तो कब तोड़ना है फोर्स को समझ में आ गया, या किसी भी फोर्स को कब रिजोल्व करना है? जब ना तो वो मोशन के डायरेक्शन में हो ना तो उसके परपेंडिकुलर। समझ आ गया ना? यही बात लिखवाए आपको नोट में, देखिए पढ़ के, यही बात है ना। In a free body diagram, all the forces should be either in the direction of motion or perpendicular to it. ध्यान देंगे, अब समझिएगा। मान लीजिए अब हम बताने जा रहे हैं आपको, हम मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो आप पढ़ाई तेजी से कीजिए, 5-7 बच्चे ही हैं, उनका भी डाउट हम नहीं लिए, मेन डाउट आगे था, आप लोग बना कर आइए। थोड़ा सा दिक्कत होगा शुरू में, बहुत दिक्कत होगा, कोशिश तो कीजिए, तो कैसे प्रॉब्लम फिर आपको सोल्व कैसे होगा? मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन, नॉर्मल सी बात है, मान लो एक न्यूमेरिकल आपको दे रहे हैं वैसा। इंक्लाइंड मतलब जब सीधा सरफेस नहीं, सरफेस ऐसे झुका हुआ है कुछ एंगल पे, मान लो ये एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है और यहाँ पे एक मास है 2 kg का, और यहाँ पे एक मास है 4 kg का, हवा में ऐसे लटका है। तो बताना है, धागा तो एक ही है ना, धागा एक ही है, देखिए एक धागा। आपको बताना है कि टेंशन कितना होगा धागे में और एक्सेलरेशन कितना होगा ब्लॉक्स का, ठीक है? ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ देखिए, ये अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। अगर ये नीचे जाता है तो अगर आप इसको नीचे भेजिएगा तो ये ऊपर जाएगा। आंसर अगर आपका माइनस में आता है तो डायरेक्शन अपोजिट है, और कुछ नहीं होता है। आंसर का माइनस में आया
तो डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी कुछ नहीं। हमको पता है कई लोग नहीं बनाए इसलिए वो अपना डाउट नहीं बोल पाए, तो कई सारा सवाल हम आपको अपने से ही बताएंगे। भले आप लोग सब बना लिए बोलिएगा, फिर भी कि आधे बच्चे अभी तक हमसे डर रहे हैं, बोल नहीं रहे। डरते तो आप कहीं से नहीं है, सॉरी, मतलब बोल नहीं रहे। आपको मेहनत लग रहा है, कौन बोले, जो बोल रहा है बोलने दो, टीचर को बेचारा अच्छा आदमी है, बोल ले थोड़ा सा, ये आपका मन में भाव होगा। फिलहाल सबसे पहले इसका FBD बनाने जा रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए क्वेश्चन यही है, FBD तो ज्यादा ही बड़ा FBD हो गया। यहाँ तक ये एंगल 30 डिग्री है, 30। यहाँ एक बॉक्स है, अगर इस बॉक्स का नाम हम M1 लिखते हैं तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? पहला फोर्स M1G वेट, दूसरा नॉर्मल। याद रखिएगा M1G ऐसा लगना चाहिए, आपका M1G ऐसा दिखना चाहिए सीधा सीधा, कि अगर इसको हम बढ़ाएं आगे ना तो यहाँ पे लगे कि ये कितने एंगल पे कट रहा है, 90 डिग्री पे। और नॉर्मल हमेशा यहाँ से 90 डिग्री पे होना चाहिए, सरफेस पे 90। धागा इधर है तो इधर साइड इसका टेंशन T, देखिएगा धागा है भाई, धागा टेंशन तो T लगाना ही पड़ेगा ना, T। यहाँ पे आपका पुली भी है, इधर से भी टेंशन T, इधर से भी टेंशन T, फिर यहाँ पे टेंशन T। धागा है ना, पुली के साइड दोनों साइड लगता है, ब्लॉक में तो हमेशा अवे लगता है। 4 kg का ब्लॉक को M2 कहा गया अगर, तो इसका वेट लगेगा M2G, और इसका एक्सेलरेशन A इधर, इसका एक्सेलरेशन A इधर। देख रहे हैं आप, FBD में हमने सब कुछ दिखाया। अब ध्यान से सीखिएगा इंक्लाइन प्लेन। ये एंगल को हम अभी 30 ना बोल के हम थीटा बोल दे रहे हैं समझने के लिए, और मास को हम लोग M1 नाम दिए, इसका M2 नाम दिए। सब एंगल वैल्यू अंत में हम बता देंगे क्या है, किसका क्या है। अब गौर करो कि इस ब्लॉक में 3 फोर्स लग रहा है, M1G नॉर्मल और टेंशन। टेंशन अलोंग द मोशन है, बिल्कुल सही बात। नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द मोशन है, क्योंकि मोशन इस बार ऐसे हो रहा है इसका, बिल्कुल सही बात। एकमात्र फोर्स ना जो ना तो मोशन के अलोंग है ना तो उसके परपेंडिकुलर है, वो है MG। M1G दिख रहा है ना, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये इधर है, इसको या तो मोशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए था, उसके लाइन में होना चाहिए था, दोनों में नहीं है ये। तो कैसे तोड़ेंगे वो देखो ध्यान से, समझना इसको। अगर आपसे हम पूछे कि यार ये थीटा है तो ये कितना एंगल होगा 90, तो ये वाला कितना एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना एंगल होगा, ठीक इसके पीछे लाइन आएगा, ठीक पीछे एकदम सीधा सीधा, ये एंगल कितना होगा थीटा। समझाते हैं, अगर ये 30 डिग्री है 30, तो ये 90 30 कितना हो जाएगा 120, तो ये वाला हो जाएगा 60, और ये भी तो 90 है, ये दोनों मिला के 90, क्योंकि ये 90 है ना नॉर्मल, तो ये भी नॉर्मल का ही पीछे लाइन खींचे तो 90 है, ये जब 60 हो गया तो ये 30 होगा ना। यानी अगर आपको डाउट तो आप रट भी सकते हैं कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, नॉर्मल के ठीक पीछे वाला लाइन। 2 कलर का पेन यूज करना होगा, धीरे धीरे और अभी हेक्टिक होगा डायग्राम सब, ये तो अभी शुरुआत ही है। तो इस बार थीटा एंगल ये होगा MGC दे, तो 2 कंपोनेंट तोड़ना है, तो इसी को डॉटेड लाइन से देखो, ये वाला इधर क्या टूटेगा M1G cos थीटा, इधर थीटा का कॉस लगता है, और ठीक इसके परपेंडिकुलर इधर, यानी ये वाला इधर। तो पैरेलल बना के ऐसे समझा सकते हैं आप, M1G sin थीटा। देखो यहाँ बनाना था कि हम पैरेलल बना के तो ऊपर कर दिए, MG का 2 कंपोनेंट, एक इधर टूटा M1G sin थीटा, एक इधर टूटा M1G cos थीटा। दिख रहा है आपको, दिख रहा है अच्छे से। अब सुनो, सबसे पहले फॉर M1 के लिए हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। M1 में 2 फोर्स लग रहा है, 4 फोर्स। अब MG भूल जाइएगा, MG नहीं लग रहा है, MG तो टूट गया। इधर लग रहा है नॉर्मल, इधर लग रहा है M1G cos थीटा, लग रहा है टेंशन T, इधर लग रहा है M1G sin थीटा। इसको अगर हम x एक्सिस मानते हैं इसके लिए, और इसको y एक्सिस मानते हैं समझने के लिए, तो गौर करिए आप। आर्यन क्या डाउट हो गया, आर्यन कॉल कर रहे हैं आप। इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, तो समझिए x एक्सिस में 2 फोर्स है, ऊपर में T, नीचे में इधर साइड M1G sin थीटा, इधर T है, इधर M1G sin थीटा है, तो इधर जा रहा है ना बॉक्स इधर, तो T को प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, T माइनस M1G sin थीटा इज इक्वल टू M1 इंटू ए। ये क्या लिखे हम, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आप बोलेगा भैया आप x का लिए, y कर लेते तो y में एक्सेलरेशन 0 है, ये था इन x डायरेक्शन, अगर हम बोलते इन y डायरेक्शन
तो y में दो फोर्स है, ऊपर नॉर्मल है, नीचे m1g cos थीटा है। नॉर्मल को प्लस लेते, m1g cos थीटा इज इक्वल टू 0 क्यों लिखते पता है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं y में, एक्सेलरेशन तो x में है, तो यहां से नॉर्मल इज इक्वल टू m1g cos थीटा आता। इक्वेशन नंबर 1, जैसे हमने m1 के लिए लिखा फॉर m2 के लिए देखिए, m2 में दो ही फोर्स लग रहा है, ये y में है, फोर्स इन y, मास इनटू एक्सेलरेशन इन y। नीचे की ओर a है, a अगर नीचे की ओर है तो नीचे वाले फोर्स को हम प्लस लेंगे आसानी के लिए, ताकि a को भी प्लस में रख सके। नेट फोर्स m2g माइनस टी, इसमें से ये माइनस होगा, m2g माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यार चीटी कहां से आ गया, मास m2 इंटू a, इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है आपको। तो इनक्लाइंड प्लेन में दो इक्वेशन मिल गया आपको, इसका काम अभी नहीं पड़ेगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो, 1 प्लस 2 t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1a, हाँ हर चीज हम दोबारा बता देंगे, m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। दोनों को जब जोड़ेंगे तो t कैंसिल हो जाएगा, यहां से m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू में g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू में a। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया, m2 का क्वेश्चन वैल्यू दिया हुआ है m1 साइन 30, थीटा का 30 1/2 होता है, बाई में m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन आ गया आपको। तो ये इंक्लाइंड प्लेन वाला सवाल, चूंकि मेरे पास समय भी कम है, मुझे 11th क्लास को भी 12th को देखना है अभी, तो आपको हम ये रिकैप नहीं कर रहे, बल्कि इसको हम यूट्यूब पे डालेंगे और आपको अगले दिन दोबारा इसको करेंगे। अगले दिन इंक्लाइंड अभी शुरू किए थे, जानबूझ के इंक्लाइंड थोड़ा बता दिए जल्दीबाजी में कि आप कितना समझ पाते हो, अगले क्लास तक हम देखेंगे। यूट्यूब पे आज इसको डाल देंगे, वहां पे जरूर देखिएगा हर सीट आप दोबारा इसको, ताकि हमसे अगले दिन हम आपसे फिर से इसको बताएंगे, उस समय डाउट लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हमको समय कम हो जा रहा है। आज जितना भी आपको समझ में आया ठीक है, कंपोनेंट तोड़ने लायक यूट्यूब में जरूर देख लीजिएगा, हम जब वीडियो डाल देंगे उसके बाद, और अगले दिन हम और इसको एक्सप्लोर करेंगे, और आपको डायग्राम बनाना सीखना होगा अच्छे डायग्राम तरीके में। ये हमेशा डाउनवर्ड जाके 90, ये हमेशा नॉर्मल 90 पे जाएगा। फिलहाल आप, हाँ ये वाला कंपोनेंट ना हर्षित, ये वाला देखो हर्षित, mg नीचे जा रहा है, ये थीटा आएगा तो ज्योमेट्री से ये भी थीटा होगा, ये कम अभी आपको हम प्रूफ किए थे, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि ये अगर ये 30 डिग्री है तो ये 90 है, तो ये 60 होगा, और ये 60 होगा तो ये फिर से 30 हो जाएगा। अब इधर mg ये थीटा, तो कंपोनेंट तो ना सीखा है, जब थीटा होता तो कॉस लगा दो, mg के साथ कॉस, और ठीक परपेंडिकुलर में साइन लगा दो, वही दो कंपोनेंट तो रहे, कॉस में और एक साइन में। तो अगले दिन के मीटिंग में हम बात करेंगे इसको, हम फोटो खींच के भेज दे रहे हैं, और फिर आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, अगले दिन दोबारा हम करेंगे इसको, ठीक है। आज के लिए इतना है, आज के लिए